हाय फ्रेंड्स, मैं डीएन सर आपके लिए एक और भी लेक्चर लेकर आ गया हूँ, जो कि इस लेक्चर का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एक्सियल केस। अब हम जो है दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं नॉन एक्सियल केस, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल भी बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस पर जो है अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। ये इसका मिड पॉइंट है वो, और ये है ए और ये है बी लिया हूँ। इसकी टोटल डिस्टेंस हमने बताया था 2l, तो ये हाफ पार्ट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इस वजह से ये एल हो जाएगा और एल हो जाएगा, एल एल मिल के हो जाएगा 2l डिस्टेंस। अब इक्वेटोरियल यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है P। इसी पर हमको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस की वजह से इस पर कितना आएगा और प्लस की वजह से इस पर कितना आएगा, वो हम लोग निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस कुछ होनी चाहिए, तो वो डिस्टेंस हम यहाँ से जो है कंसीडर कर लेंगे कि आर है, ये इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है आर। तो हम माइनस की वजह से अगर इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेते हैं, तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं ये कितना है, ये E1। और ये प्लस की वजह से इस पर कितना है, तो वो हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं, ये है E2। अब सवाल उठता है कि हमने E2 में इधर क्यों तीर बना दिया और E1 में इधर क्यों तीर बना दिया। तो देखिए, आपको मैंने पीछे लेक्चर वाले में बताया था कि अगर माइनस चार्ज होता है तो मैग्नेटिक लाइंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है इसकी तरफ जो है क्या होती हैं, आती हैं। तो इसलिए ये माइनस है तो इसकी तरफ ये आएंगी, और ये प्लस है तो इससे दूर जाएंगे। प्लस में हमने आपको बताया था कि ये चारों तरफ जो होता है ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो ये प्लस से चारों तरफ निकलेंगे, तो ये प्लस के लिए थोड़ा सा ये तिरछे मैंने बना दिया है, तो आप इसको सीधा समझिएगा, ये है E2। ठीक, तो प्लस से बाहर निकलती हैं, इस वजह से प्लस की वजह से अगर इस पे हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये बाहर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये माइनस है। माइनस से अंदर की तरफ आती हैं, तो ये माइनस की वजह से जो है ये अंदर की तरफ आ रही हैं। मैं यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूँ एंगल थीटा। तो इसके पैरेलल में जो है हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो ये डायपोल के पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ये जो है क्या होगा, इक्वल होता है। ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, तो माइनस की वजह से इस पर कितना आएगा और प्लस की वजह से इतना आएगा। तो मैं सबसे पहले इसको सारा लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB placed in a vacuum over air. A point, यहाँ लिखते हैं let capital P be a point at a distance small r from the midpoint of electric dipole। मैंने क्या माना कि मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, और वो कहाँ पे रखा गया है, वैक्यूम में प्लेस्ड है। और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is required. Suppose
अब हम ये मान लेते हैं, सपोज E1 एंड E2 बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charges minus Q and plus Q respectively। मैं मान लेता हूँ कि माइनस की वजह से इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और प्लस की वजह से जिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो अब सवाल उठता है कि ये दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो अब किस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है, हमें आपको डायरेक्शन बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी इधर। तो आप इधर भी जा सकते हैं और अगर इधर आप लेते हैं तो माइनस में कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए हम इसको जो है ये इसके पैरेलल लिया गया है, इधर नहीं ले रहे हैं, इस वजह से इधर ले रहे हैं, ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अगर थीटा लिया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको जो है दो तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसा कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो होता है अक्सर जो है साइन थीटा लगते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अक्सर कॉस थीटा लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे। इस E को देखिए ज़रा, ये E1 है, तो मैं इसको अगर इस तरह अगर तोड़ता हूँ इधर, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपका फिगर क्लियर रहे। देखिए ये जो है इसको मैंने ब्रेक किया इस तरह, E1 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा हो गया, और इसी को मैं इस तरह ब्रेक किया, अब इसको मैं इस तरह ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। मैंने E1 को जो है दो टुकड़ों में बांट दिया है, एक परपेंडिकुलर में और एक जो है पैरेलल में। अब मैं E2 को डिवाइड करता हूँ। देखिए E2 यहाँ पर है, तो अगर बेस के साथ कंपोनेंट बनाएगा तो ये E2 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका जो परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट यहाँ पर आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। E2 ये वाला E2 इसके लिए है, तो इसको मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, E2 कॉस थीटा, और इसको इसका जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है E2 साइन थीटा। तो अब जरा देखिए, इस पॉइंट का नाम है P, जैसा कि पीछे मिट चुका है अभी। तो अब देखिए जरा, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि देखिए यहाँ पे E1 और E2 इक्वल है, कैसे इक्वल है पहले आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, दैट इज E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है K को पहले ही यहाँ पे मान लिया है कि वैक्यूम और एयर में, और वैक्यूम और एयर के लिए जो K की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है कितना, R का स्क्वायर। तो यहाँ R की जगह पे देखिए हम यहाँ से AP लेंगे, ये वाली डिस्टेंस होगी AP का स्क्वायर। अब सवाल उठता है AP निकलेगा कैसे, तो मैं इस फिगर को देखिए ब्रेक करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ऐसे ये है A, ये है इसकी डिस्टेंस है L, ये है O और ये है P। तो अगर हमको AP डिस्टेंस चाहिए तो ये देखिए R है, यहाँ पे L है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे। 90 डिग्री है, इसके सामने जो ये वर्ड हो जाएगा हाइपोटेनस साइड हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग जो है यूज़ कर लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे कितना है, R है, R का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, L है, तो L का स्क्वायर। तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाता है, रूट में चला जाता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हाइपोटेनस आपका निकल गया। मीन्स
इसकी वैल्यू आपको पता चल गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी एपी की जितनी वैल्यू ये होगी उतनी ही वैल्यू ये भी है। तो चाहे इधर लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे इधर लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस एपी की जो वैल्यू है आप देखिए निकल कर आ गई अंडर रूट में 1/4πε0 क्यू अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका कितना है E1 निकल गया। अब देखिए रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप इसको टोटल को के भी ले सकते हैं जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं लेते हैं ताकि आसानी हमको इसी में आती है, उसमें थोड़ा सा लिखने में अटपटा लगता है। ये देखिए E1 हो गया। अब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से हम यहाँ निकाल लिए हैं, अब प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे यहाँ पे। तो नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, दैट इज, देखिए प्लस क्यू की वजह से हमने देखिए यहाँ पे E2 जो है प्लस की वजह से और E1 जो है माइनस की वजह से, तो E2 यहाँ पे लिखे थे, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फार्मूला 1/4πε0 के बराबर, यहाँ पे हम 1 ले लिए क्योंकि एयर के लिए 1 होता है, Q अपॉन में R का स्क्वायर। R यहाँ पे कितना है BP, क्योंकि इसके डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएगा तो BP का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए BP की वैल्यू भी वही है जो AP की वैल्यू थी, तो यही चीज़ यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये निकल गया E2। तो E1 E2 जरा खास तौर से देखिए आपस में इक्वल हो गए, जरा ये और ये वाला देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए दोनों सेम सेम है। तो देखिए E1 और E2 आपस में इक्वल है, साइन थीटा के भी इक्वल है। तो अगर 5 न्यूटन का बल लगा के हम ऊपर खींचे और 5 न्यूटन का बल लगा के नीचे खींचेंगे तो ये कभी हिलेगा नहीं हिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों जो है कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, सॉरी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचता क्या है, ये दोनों E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो यही है, इसको निकाल देंगे। तो लिखेंगे सिंस E1 साइन, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा कमा E2 साइन थीटा आर कैंसल ईच अदर while perpendicular component, while E1 parallel component E1 cos theta E2 cos theta are added। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से हम दोनों को ऐड कर लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं और देखिए, तो नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं EF को इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो अभी आपने ऊपर देखा ये इक्वेशन 1 बना ले अगर, और ये इक्वेशन 2 बना ले, तो E1 और E2 आपस में इक्विवेलेंट। तो ये दो देखिए कॉस थीटा अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं
तो E1 प्लस E2, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो आपको पता है कि E1 E2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, देखिए जरा ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो E1 की जगह पे E2 लिखिए, चाहे E2 की जगह पे E1 लिखिए। तो E1 E1 ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 मानते हैं, अगर यहाँ पे E1 ही लिख लेते हैं। चलिए इसकी जगह पे मैंने E1 को कंसीडर कर लिया। तो आप E2 भी लिख सकते हैं, तो E2 E2 मिल गए 2E2, हमने E1 E1 लिख लिया, तो 2E1 हो जाएगा ये। अब देखिए E1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, और हमारा जो आंसर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो E1 निकालने से पहले अभी सबसे पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इसी फिगर से निकलेगा, देखिए ये थीटा था, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOP cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कितना है, L है, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये L अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, और E1 का वैल्यू यहाँ पे दिया ही है, हम इसको पुटअप कर लेंगे। तो नेक्स्ट में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा, अच्छा रुकिए, इधर जगह है, देखिए। तो रिजल्टेंट इंटीजर 2E1 cos थीटा है। तो 2E1 की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। और यहाँ देखिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रखते हैं, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग को, हाँ ठीक है। देखिए 2QL, पीछे हमने आपको बताया था 2QL को देखो Q इंटू 2L लिखते हैं, ये हमने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था। तो मैं इसके जगह पे 2QL की जगह पे जो है P लिख दे दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2P हो जाएगा, सॉरी 2P कह रहा हूँ, सिर्फ P हो जाएगा। 2QL टोटल को जब मिलाएंगे तो ये 2QL ही होगा। तो 2QL की जगह पे सिर्फ हम P लिख दिए हैं। अब बचा कि इस सब की जगह पे हमने P लिख दिया, अब ये बचा है लिख दिया, ये और ये दोनों बचे हुए हैं। देखिए ये रूट में है, ये विदाउट रूट में है, तो इसको भी विदाउट रूट में लिखते हैं। तो कोई भी अगर नंबर्स रहता है जो रूट में रहता है, तो उसको पावर में 1/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम इसको भी 1/2 लिख दे रहे हैं पावर में, इस रूट की वजह से यहाँ पे 1/2 हो गया। और देखिए इस पावर में कुछ नहीं लिखा, तो इस पे पावर में 1 मानते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a के पावर m इंटू a के पावर में n। अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो ये पावर्स में जुड़ जाती है, ये लॉ ऑफ इंडेक्स का रूल है, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, उसी का हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए दोनों सेम सेम है, तो ये पावर्स जुड़ जाएंगे। तो 1 में जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2, तो ये 2 1 जा 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यानी ये 3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ पे रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों को एक बार लिख देंगे, पावर्स जुड़ जाएंगे, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ तक आ चुका है। अब स्पेशल केस हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। स्पेशल केस ये होता है कि जो डिस्टेंस होती है r, वो हमेशा जो है हाई लेवल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डिस्टेंस होती है l, वो बहुत कम होती है। तो r के कंपेयर में हम l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जीरो नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्टेबल मान सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, इफ r इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन l, r जो है ग्रेटर नहीं मोर ग्रेटर बहुत ज्यादा है, देन l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मैं उसको लगभग 0 मान सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस इस 0 पावर में 3/2 रहने देता हूँ। मैंने L स्क्वायर की जगह पे बस 0 लिख दिया इक्विवेलेंट में। अब देखिए 0 को इसमें जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर पावर में है 3/2।
तो 3/2 आ गया। अब देखिए एक रूल और है, ए टू के पावर एम के पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एम इंटू एन। यही वैल्यू हम वहां पे भी देखिए लगाने जा रहे हैं, ये ए के पावर में एम और ये टोटल एन है, तो एम इंटू एन हो जाएगा इसका। तो वही मैं देखिए यहाँ पे रूल लगा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में ये आर स्क्वायर पावर में 3/2 हो गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर का क्यू हो जाएगा। और ये आपका जो है एक यहाँ पे था और एक जो है यहाँ पर है। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल केस में आ गया है, जिसको हमको जरूरत थी यहाँ पे। देखिए मैंने सारा लेक्चर जो है एक ही वीडियो में जो है संक्षेप में बना दिया, ताकि आपको जो है एक ही शॉर्ट में ये जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल में जब हम इसका यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ लिख देते हैं, और ये P अपॉन में R का क्यूब हो गया। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ भी लिख देते हैं, क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ में इसकी वैल्यू रखा हुआ था। अच्छा, आप पिछला वाला वीडियो जरा देखिएगा मेरा, पिछले वाले वीडियो में भी ऐसे ही आया हुआ था, मैंने इसी तरह जो है डेरिवेशन किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। क्या अंतर है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या वहाँ पे प्रूफ किया था और यहाँ क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, यहाँ पे 2p आया होगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ p आया हुआ है। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल केस में क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है किसका, नॉन एक्सियल केस यानी इक्वेटोरियल केस का। यानी एक्सियल केस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एक्सियल का 2 टाइम्स होता है। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, प्रूव दैट intensity of electric field due to an electric dipole in axial case is 2 times in of equatorial case, means 2 टाइम्स होता है। अगर तो आप वो भी पूरा वीडियो देखेंगे तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला पूरा वीडियो है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स के लिए अगर वो बोल देता है तो यहाँ पे हम देखिए नोट में लिख देते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं एक एक नंबर में, कि एक्सियल में क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल का। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कहीं भी मैंने जो है समझाने में कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ा है। बस अब आपसे यही उम्मीद है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिले, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उन बच्चों को भेजें जो अभी कहीं कोचिंग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।